नमस्कार दोस्तों। ये अपने मैथ का जो रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 3 अक्टूबर 2018 को, उसके थर्ड शिफ्ट का पेपर है। अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे के माप। ठीक है, आयताकार डिब्बे के जो माप है 2:3:5 के अनुपात में है। यदि कुल सतह क्षेत्र 6000 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ के आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी उसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात की बजाय इसने पूरी भुजाएं पूछी है, वो क्या होंगी। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले तो जो भी संख्याएं होंगी उनका अनुपात 2:3:5 होगा। ठीक है, तो इसमें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो है जो आया हुआ है उसमें तो हम इसी से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 2:3:5 का अनुपात है केवल पहले ऑप्शन में यही ठीक हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये दो में दे देता तो फिर हम कैसे करते हैं इसका। ठीक है, तो ये फिर ऐसे होता है कि इनका कुल सतह क्षेत्रफल, सतह होता है कि जो जैसे आप कमरा होता है, कमरा एक आयताकार की तरह आप मान सकते हो, तो उसका जो फर्श का क्षेत्रफल है उसको हम सतह बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दो जो भुजाएं होते हैं उनका गुणा होता है। ठीक है, तो अब इनका आप करोगे, जैसे इसको 20 मानना है आपने और दूसरी को 30 मानना है। ठीक है, तो इनका जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6000। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन भी हमारी इससे सेटिस्फाई हो रही है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके मैथ के हमने और भी 10-11 वीडियो बना दी हैं जो पुराने पेपर्स हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। जीके एंड जीएस की भी बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि के पास उसके बैंक खाते में 713.39 रुपये थे। उसने अपने खाते में फिर से कुछ राशि जमा कराई और फिर 5 कमीजों के पैसे देने के लिए उसमें से पैसे निकाले। ठीक है, प्रत्येक कमीज की जो कीमत थी वो इतने रुपए थी। यदि उसने खाते में कुल राशि इतने रुपए है तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी। ठीक है, पहले आप समझने की कोशिश करो कि उसके खाते में इतने रुपए थे, उसने कुछ राशि जमा कराई, हमें नहीं पता है कितनी कराई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसने 5 कमीज उसने जो खरीदी थी उनको देने के लिए जमा कराने के बाद कुछ राशि निकाल ली और एक कमीज का जो मूल्य था वो 123.79 था। ठीक है, अब ये निकालने के बाद जो खाते में जो शेष राशि बची वो इतनी बची है, तो उसने कितनी राशि जमा कराई ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो 5 कमीजों के मूल्य निकाल लो। एक का कितना है, 123.79। ठीक है, तो इसको जब आप निकालोगे, गुणा करोगे, 5 से गुणा करो। ठीक है, तो इसको गुणा करने का आप सीधा भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको 10 से गुणा करके 2 से भाग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करोगे तो क्या आएगा, 618.95। ठीक है, आप जब भी मैथ का देखो तो आप पेन कॉपी ज़रूर लेके देखो, आंसर देखने से पहले सोल्व करके देखो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 618.95। इतने रुपए इसने क्या किए थे, निकाल लिए थे, किसके लिए, कमीजों के देने के लिए। अब खाते में निकालने के बाद कितने रुपए बच गए, इतने बच गए। ठीक है, यानी कुल कितने रुपए होने चाहिए, ये बच गए और ये इसने निकाल लिए, इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ दो, ये आ जाएगा 1164.14। ठीक है, ये आपने जोड़ दिए, टोटल इतने रुपए थे। अब ये जो रुपए हैं 713.39 ये पहले थे, तो इसमें से यदि मैं ये घटा दूं तो जो जो बाकी बचेगा वो मेरा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटा दो तो क्या बच जाएगा, 450.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे लगभग मिलता हुआ ये है, तो ये हमारा टिक इसका हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी करती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, जब भी देखो ये दो चीज़ें होती हैं तो इनमें क्या होता है, दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है 10 घंटे में, तो यानी कितनी दूरी तय कर ली उसने, 480 किलोमीटर तय कर ली। कितनी कर ली, 480। ठीक है, अभी देखो 8 घंटे में इसको ये 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो क्या गति होनी चाहिए, 8 से इसको भाग कर दो, भाग करोगे तो क्या आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो जितना भी कोशिश करो कि आपको बेसिक ज़रूर होना चाहिए
ठीक है, जिसको शॉर्ट ट्रिक आती है निकाल सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में जब भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो बेसिक ही आपके काम आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें यदि इसको आप बेसिक से भी सोल्व करते हो तो 400, सिर्फ 480 आपको लिखना पड़ेगा यदि जरूरत पड़ी तो। 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, 10 घंटे में जाती है, तो दूरी कितनी होगी, क्या होती है, चाल गुणा समय, तो 480 किलोमीटर की दूरी होगी इसकी। ठीक है, अभी जो है नए जो पूछ रहे हैं उसमें 8 घंटे में इसको ये दूरी तय करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो नई दूरी है। ठीक है, जो चाल है, और पूछ लेता है कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या करते हैं हम 60 में से 48 घटा देते हैं, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसको बढ़ानी पड़ती। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी थी। ठीक है, देखो इसको जो है ना आपको बहुत आसान है, इसका एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो मैं करता हूँ इसको, ये क्या लिखते हैं हम, 7:11 यहाँ लिख देते हैं, और दूसरा अनुपात है वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 7:11, दूसरा अनुपात 5 और 7। ठीक है, और ये जोड़ना है तो 6 हो गया, घटाता तो माइनस लगा देते हैं इनके आगे। ठीक है, अभी क्या है, पहले इनको गुणा करो आपस में, करो 749, और इनको गुणा करो 55, और इन दोनों को घटाना है। ठीक है, जो निशान आए वैसे के वैसे लिख दो। ठीक है, इसमें से आप घटाओगे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, अब पहले इसको गुणा करो, 5 6 30। ठीक है, गुणा जो इधर एक सिमेट्री में लेनी है आपको, कि पहले इधर वाला अंक गुणा करके लिखा था तो नीचे वाले में भी इधर वाले का ही लिखेंगे। ठीक है, 5 6 30, फिर -7 6 42। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -12। अब ये जो नीचे वाला जो आया है इसमें से ये ऊपर वाले से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो इसमें भाग कर दो आप -6 का। ठीक है, ये कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 आया, क्या आया, ये x का मान आता है। ठीक है, अब देखो जब भी कोई संख्या अनुपात में दी होती है तो उसके साथ कोई अंक से गुणा होता है, जो तब हम गुणा करके एक्चुअल संख्या निकालते हैं। तो एक्चुअल संख्या निकालने के लिए मतलब ये जो 2 है ये इसका वो आ गया, तो अब इसको आप x का मान आ गया, ये 2 है, यानी ये जो संख्या है एक्चुअल में वो 14 और 22 है। ठीक है, एक्चुअल में संख्या क्या है, 14 और 22, तो बड़ी वाली पूछी है इसने, तो 22 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अब करके देख सकते हो, 14 22, 14 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा, 20, और 22 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अनुपात निकाल लो, काटोगे क्या आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 7 28। ठीक है, यानी कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, यदि कोई संख्या 7:11 के अनुपात में दे रखी है तो जो एक्चुअल संख्या होती है वो 7x और 11x होती है। ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना होता है कि x का मान कितना आएगा। यदि x का मान पता लग गया हमें तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं और उसका आंसर ये आ जाता है। तो x का मान कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी बताया है। तो यहाँ x का मान हमारा 2 आया है, क्या आया, 2 आया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछी तो 11 दूनी 22 और छोटी पूछी तो 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ मैं समझाने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करके गुणा करके बताता हूँ, बाकी आप इसको सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जैसे 7 और 11, 5 और 7 है। ठीक है, आप सीधा ही लिखो, 7 7 49 और 55, दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आ जाएगा, 6 -6। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है। दूसरे का निकालोगे आप, यहाँ 6 6 अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के नीचे लिखो 6 6। ठीक है, यहाँ 5 7 इसी के नीचे लिखो और इनका गुणा करके बस लिखो, ऐसे लिखना होता है। आगे चलते हैं। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहले ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। किलोमीटर प्रति घंटे में पहले ट्रेन की चाल बताएं। ठीक है, अब देखो दूसरी जो ट्रेन है उसकी गति कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितने घंटे में उसने पकड़ दी। एक स्टेशन से चली थी, मान लो दिल्ली से चली थी मुंबई के लिए, ठीक है। एक लोकल ट्रेन चली, वो 2 घंटे पहले चली, 7 बजे चली मान लो, ठीक है। दूसरी ट्रेन चली राजधानी एक्सप्रेस चली, ये भी दिल्ली से चली, सेम स्टेशन से, और मुंबई के लिए चली, ठीक है। तो इसकी जो गति थी राजधानी एक्सप्रेस की थी वो थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 घंटे में ये पहली वाली ट्रेन के बराबर पहुंच गई। यानी इसने 5 घंटे ट्रैवल की, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर दी इसने, 350 किलोमीटर, ठीक है। जब दूसरी ने 350 किलोमीटर तय कर दी तो पहली ने भी कितनी की होगी, 350 ही की होगी, ठीक है। लेकिन पहली ने 350 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने घंटे लिए, 7 घंटे लिए। अभी 7 कहाँ से आए, क्योंकि 5 घंटे तो दूसरी चली है और 2 घंटे जो है वो पहले वाली उससे पहले चली थी, तो 5 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, 7 घंटे हो गए। तो 350 किलोमीटर वो कितने घंटे में चली, 7 घंटे में चली। तो औसत दूरी क्या आ जाएगी उसकी, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, चाल क्या आ जाएगी उसकी, इससे भाग दे दो, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी क्या आ जाएगी, आपकी चाल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां से देखो आप कोट थीटा का मान आपको पता चल जाएगा। कोट थीटा का मान क्या है, कोट थीटा का मान है 5/4, क्या है 5/4, ठीक है। अभी हमें इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे, अब देखो आपको पता है आप इसको, इनके रकमों को कोट थीटा में परिवर्तित कर सकते हो। कैसे करोगे वो देखो, इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह आप साइन थीटा से भाग कर दो, क्योंकि दोनों जगह आप कर सकते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइन थीटा से जब ऊपर भाग करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 5, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, +3, और ये कोस थीटा, और बटे में क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा, क्या हो जाता है, कोट थीटा। और कोट थीटा का मान कितना आया था, 5/4, तो आप ये लिख दोगे गुणा 5/4, ठीक है। नीचे भी ऐसे लिख दूं, क्योंकि देखो सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ प्लस की जगह नीचे क्या कर देंगे, माइनस, तो 5 - 3 गुणा 5/4, ठीक है। ये कितना हो गया, 15/4, और ये भी 15/4, ठीक है। यानी ये आगे क्या आ जाएगा, 5 + 15/4, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 - 15/4। अब इसको सोल्व करो। जब सोल्व करोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 + 15, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, और नीचे 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर कितना है, 20 और 15 जुड़ के 35 आ गया, ठीक है। नीचे कितना है, 20 में से 15 गया तो 5 आ गया, और 5 × 7 = 35, तो क्या आ गया, 7 इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है। ये क्या कह रहा है, 1/6 से, 1/6 में से घटाया जाता है, इसमें से घटाया जाए तो x में भिन्न x मान लेता हूँ। आंसर क्या आता है, 1/13 आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये x जो है उधर चला जाएगा और 1/13 इधर आ जाएगा, तो 1/6, और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +1, ये माइनस हो जाएगा, -1/13 इजकल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इनको सोल्व करो, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 78, 13 × 78, और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 6, यानी 13 - 6 क्या बच गया, 7, 7/78, ठीक है। तो 7/78 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि आप उल्टा कर देते, x - 1/6 करते तो आपका आंसर जो था गलत आता, ठीक है। फिर उल्टा हो जाता तो ये कुछ और ही आंसर आता, और हो सकता था जो आंसर आता वो भी इसमें दिया हुआ होता है, तो आप अपने हिसाब से सोचते कि सही है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। आगे चलो। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, देखो चार्ट के क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आपको सिर्फ उसको समझने की कोशिश करनी है। आप जब भी देखो तैयारी करते हो ना, तो उस समय किसी भी टॉपिक को कल्डा मत समझो, उस पर टाइम लगाओ, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी टाइम लगा सकते हो लगाओ, उसको सोल्व करने की कोशिश करो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका कोई पेपर में नंबर नहीं कट रहा है और आपने जो मेहनत की उसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर से यदि एक नंबर भी ज़्यादा ले गए तो हो सकता है आप सिलेक्शन हो जाए और वो रह जाए। ठीक है, तो इसी का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। क्वेश्चन पढ़ो, दिया गया पाई चार्ट पिछले 3 सालों में 3 एथलीट अकादमियों के जिला स्तर चयन दर्शाता है। ये 3 अकेडमी है ABC, ठीक है। इनका ये एथलीट हैं जो 2012 में जैसे ए के 2 खिलाड़ी चयन हुए, ठीक है। 2013 में इसके 3 चयन हुए, 2014 में इसके 4 चयन हुए। बी जो अकेडमी है उसका 2012 में 1 चयन हुआ, 2013 में 5 हुए, 2014 में कितने चयन हुए? 2 हुए। सी जो अकेडमी है उसका 2012 में कितने चयन हुए? 3 हुए, 2013 में 7 हुए और 2014 में कितने हुए? 9 चयन हुए। अब कह रहा 3 सालों में अकादमी जो बी है उससे जिला स्तर पर कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ। अब अकादमी बी कहाँ है? यहाँ है। ये इसके 3 सालों में ये इसके जो खिलाड़ी हैं वो चयन हुए हैं, ठीक है। तो पहले साल में 1 हुआ, दूसरी साल में 5 हुए और तीसरी साल में कितने हुए? 2 हुए। तो टोटल पूछा है इसने, टोटल जोड़ दो, 5 और 1 6 और 2 8, तो कितने चयन हुए? 8 चयन हुए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 8, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर इतने रुपए की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज कितना अर्जित होगा, ठीक है। जब भी देखो आपको ब्याज प्रतिशत में और पॉइंट में दे दे, 5.25 दे दे, 5.5 दे दे, 5.75 दे दे, ठीक है। तो देखो 0.25 का अर्थ क्या होता है? सवा होता है। सवा को हम क्या करते हैं? 1/4 से लिखते हैं, ठीक है ना। यानी पहिया बोलते हैं हम इसको, अपने साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? पहिया बोलते हैं। पहिया को आपको पता है 1/4 से लिखते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? 5 से 1/4, ठीक है। और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 20 और 21/4 आ जाएगा, ठीक है। 5.5 को हमें पता है 5 से 1/2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 11/2। और पौन को कितना बोलते हैं? 3/4, तो 5 सही 3/4, ये पौन हो गया, ठीक है। तो 5 का 20 और 3 23/4, ये पौन का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखना है। इससे क्या होता है? आपका टाइम बचेगा कैलकुलेशन करने में, और टाइम का बहुत महत्व है। हो सकता है आप इसमें 20 सेकंड फालतू ले जाओ और 20 सेकंड फालतू लेके जाने से आपका एक क्वेश्चन रह जाए पेपर में सोल्व करना, ठीक है। तो टाइम बहुत कीमती है। अब इसमें मूलधन जो है वो कितना है? 3250 है। समय कितना है? 8 है। और इसको सोल्व हमने क्या किया था? यहीं 1/4 लिखो, इसको पॉइंट भूल जाओ। 5 का 20 और 1 21/4। इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं लिखो आप इसको। और बटे में क्या आएगा? 100। 4 दूनी 8, ठीक है। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, असल पाई 1 और 32 दूनी 64 और 1 63, ठीक है, बटे 10 गुणा, यहाँ 65 आएगा, गुणा 21, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई। अब 65 और 21 का आप गुणा कर दो, ठीक है। इसका गुणा करने के ऊपर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 65 गुणा 21, ठीक है। आप इसको एक तो तरीका ये होता है इसको गुणा करने का कि हम 65 यहाँ लिखा और 21 यहाँ लिखा, ठीक है। तो इसको कैसे करते थे? इससे आप करो, गुणा करने की कोशिश करा करो, इसी से करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ये मैंने पिछले वीडियो देखे हो तो मैंने बताया है कि इसके 3 पार्ट बनते हैं। पहला इन दोनों का गुणा लिखा जाता है, इसमें 1 अंक आता है, इसमें भी 1 अंक आता है, इसमें 2 या जो भी 1 या 2 अंक जो भी हैं, ठीक है। दूसरा अंक जो होता है वो क्या हो जाता है? असल बन जाती है, कैरी बन जाता है। तो इनका गुणा करो, 5 एकम 5, ठीक है। दूसरे में क्या लिखते हैं? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ देते हैं। तो 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 क्या आ गया? 16, 16 का 6 हमने तार दिया, ठीक है। और तारने के बाद एक असल आ गई, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1365 जो है इसका ये आपका आंसर आ गया। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 21 को 2 भागों में बांट देते आप, 3 गुणा 7, ठीक है। उसको करके कर देते, पहले 3 से गुणा कर देते, पहले 7 से, जैसे भी आपको ठीक लगे। आगे चलते हैं।
6 किलोग्राम और 5 ग्राम है, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें पता है 5 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम, 1000 से भाग करते हैं। ठीक है, अब सीधा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.005। इसको ऐसे लिखेंगे। आता कैसे ये मैं बता देता हूँ कि किलोग्राम ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, और जब भी भाग करना हो तो जितने जीरो हैं उतना स्थान लेते हैं, 1, 2, 3, और एक की जगह क्या लगा देते हैं, पॉइंट। तो 6.005 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखते ही टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसका। राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। 208 मीटर दूरी उसने तय की है, 1 मिनट लगाया है, तो 208 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे इसको भाग देख के देख लो। ठीक है, तो 60 से देने के बजाय 6 × 10 कर लो इसको, और 6 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 6×3 = 18, 2 8, 6×4 = 24। ठीक है, 24 में 4 बचा, अब कुछ भी नहीं है तो हम आगे जीरो लेंगे तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 6×36। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जाओ, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बटे 10 था हमारा, 10 था तो यहाँ पॉइंट था तो ये यहाँ से रख जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.46। ठीक है, तो 3.46 के नज़दीक देख लो आप, 3.47 ये इसका आंसर है। ठीक है, ये 6 का 7 क्यों आया, क्योंकि आगे भी 6 ही आता, तो इसको ये 6 हटाने के बजाय क्या कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, तो हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये टाइम बचाना होता है, तो हमने यहीं तक किया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 सेंटीमीटर की अर्धव्यास, अर्धव्यास का अर्थ होता है त्रिज्या, वाले एक समकोण गोलाकार बेलन जार में। ठीक है, अब देखो इसको समकोण को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, गोलाकार बेलन जार है तो बेलन बेलन ही होता है, जार में कुछ पानी है। यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलाकार गेंद पानी में फेंकी जाती है तो पूरी तरह पानी में डूब जाती है, और पूरी तरह पानी में डूब जाती है तो जार में पानी लगभग किस स्तर की ऊंचाई तक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और फिर ये बना कैसे वो मैं आपको लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ वैसे तो जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है, πr² और h। ठीक है, और गोला जो होता है उसका क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, तो इसका मैं बड़ी आर मान लेता हूँ, यहाँ छोटी आर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब पाई से पाई कट जाएगा। इसने ये एच पूछा है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि बेलन के अंदर गेंद डाली तो कितना ऊंचा बढ़ेगा, तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये एच जो होता है वो क्या हो जाएगा, 4/3 r³ और बटे r²। ठीक है, यानी कि 4/3, और जो r है, छोटी आर किसका है, गोले का है। गोले की कितनी है, अर्धव्यास 5.6, तो 5.6 को इसकी क्यूब और बटे जो बेलन है, तो बेलन की कितनी है, 14 की स्क्वायर। ठीक है, जब इस संख्या को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.19 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको गुणा करके भाग देखोगे तो 1.19 सेंटीमीटर आएगा, तो 1.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं ये बताता हूँ ये निकलता कैसे है, ये क्या कहना चाह रहा है, वो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कोई एक जार है। ठीक है, बेलनाकार, बेलनाकार के लिए क्या होता है, मेन रूप से नीचे उसमें सर्कल होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, ऊपर जो होता है, अब बेलनाकार वो शंकु टाइप में भी हो सकता है। ठीक है, और वो ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है, और वो ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अब ये एक जार है मेरा बेलनाकार, ठीक है। यहाँ तक इसमें मान लो मैं पानी था, इसमें यहाँ तक, ठीक है। और इसकी ऊंचाई मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ तक जो ऊंचाई है, जहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो क्या है, h1 है। क्या है, h1 है। अब इसमें आपने एक गेंद डाल दी, और गेंद डालने से जो नया पानी जो है वो बढ़ के कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। और ये नई जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, h2 होगी। अब पानी कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, नई ऊंचाई h2 होगी, पहले ऊंचाई कितनी थी जब गेंद नहीं थी पानी की, h1 थी, ठीक है। तो h2 माइनस h1 जो है वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी जितनी बढ़ेगी, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम, ये ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h2, ये यहाँ तक का जो है आपका इसका आयतन आ गया। इसमें से क्या करोगे आप, यहाँ तक का आयतन घटा दोगे, ठीक है। और इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि इसमें पहले वाले में हाइट h2 थी और इसमें हाइट h1 है, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये डिफरेंस किसके बराबर होता है, जो गेंद का आयतन है, और गेंद का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें त्रिज्या वही कन्फ्यूजन ना हो, अब बड़ा आर ले लो, ठीक है ना। अभी देखो क्या इक्वेशन बन गई है, मैं इसको कट करता हूँ। ये इक्वेशन बन गई आपकी पाई आर स्क्वायर h2 माइनस पाई आर स्क्वायर h1 इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये बच गया h2 माइनस h1 इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कट गया। अब मैंने इस h2 माइनस h1 को जब आपको सोल्व कराया तो इसको मैंने h पुट कर दिया था, ठीक है। तो आर स्क्वायर h इजकल टू क्या आ गया, 4/3 आर क्यूब। तो ये आर स्क्वायर जो है वो यहाँ से नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को पता हो तो आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, नहीं पता है तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन में जब आ जाए आपको डायरेक्ट लिखना है 4/3 गुणा, कुछ भी नहीं लिखना, बस सीधा ऐसे लिखना है 4/3, ठीक है। गेंद जो है उसकी त्रिज्या 5 की 6 पावर 3, और बटे जो आपका बेलन है उसका त्रिज्या कितना है, 14, तो 14 की क्यूब। बस ऐसे आपको ये लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। निम्नलिखित पाई रेखा चित्र XYZ रेस्टोरेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री की सूचना देता है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा कुल राजस्व 35 लाख रुपए प्राप्त किया गया था। XYZ रेस्टोरेंट में किस प्रकार की खाद्य वस्तु से सबसे या कम छूट गया, कम राजस्व प्राप्त हुआ, ठीक है। कम देखो तो अब इस 35 लाख का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसने कम पूछा है, तो जिसका परसेंटेज में कम होगा उसका वैसे भी कम होगा। तो परसेंटेज में देखो सबसे कम किस में, चाइनीज में सबसे कम है, तो चाइनीज का क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछता है तो सबसे ज़्यादा किसका था, बर्गर का था, तो बर्गर आंसर आ जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि 31 गुणा 23 बराबर 713, तो 310 गुणा इसका मान मेरे को प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखो ये इसी से निकलेगा, इसी से आंसर है, बहुत आसान है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, और यहाँ कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट। इसके नीचे आप ऐसे कैसे कर दो, इसको पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0, ठीक है। वैसे तो आप देखो इसको सीधा सा भी आप कर सकते हो, आपको पता है इसका 7.13 आंसर आएगा, ठीक है। जिसको फास्ट कैलकुलेशन है, जिसको थोड़ा सा कम है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपने पॉइंट नीचे हटाया, 1 लिखा, 0 0 हो गया। अब 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। अब देखो आपको ये नीचे 100 बच गया ना, ये उठा के यहाँ रख देना है।
अब इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा, 2 0, तो 2 एक ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया और एक की जगह पॉइंट, तो 7.13 इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को आप दूसरी जगह लिख के देखो फिर ये आंसर करो। ठीक है, 7.13 ये आपका आंसर आ गया है। अगला, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 से 3/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे आरंभ में साधारण ब्याज की दर से, तो पहले आप 100 रुपये के ऊपर जो है वो आप जो है पहले साधारण ब्याज निकाल लो। तो देखो, जब भी 100 रुपये पे निकालते हो ना, तो अब हम 100 रुपये मूलधन होता है गुणा समय, ठीक है, टाइम और रेट और बटे 100 लिखते हैं। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाता है, यानी कि आप टाइम को और जो रेट है उसको गुणा करते हो, वही उसका ब्याज आता है। ठीक है, तो 100 रुपये का इसका ब्याज कितना आएगा, 100 से इसको ब्याज से वो कर लो 8 गुणा 6 चौका 24 और 3 27 बटे 4। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी 54 रुपये आ गया। ठीक है, यानी कि 100 वाली राशि कितनी होगी, 154 रुपये होगी। अब प्रारंभिक राशि आपको निकालनी है, तो ये 154 है, ये 100 है, ये 924 है और ये x निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ ये कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, x इधर जाएगा, ये दोनों चीज़ें इधर आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 924 इधर गुणा हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 154। ठीक है, अभी ये जो है 6 के ऊपर इसको पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, तो 600 रुपये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ भी आपको समझ में ना आए, आप वीडियो देख रोक के दोबारा से वो कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है इसमें, तो इसने चलो इस तरह के ऑप्शन दे दिए, वरना ये यहाँ .3 भी दे देता है एक ऑप्शन, और .3 पे आप इसको टिक कर देते, तो आपका आंसर जो गलत हो जाता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, .9, .4, .121 है ना, तो इनको सोल्व करने का क्या होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.1 गुणा 9 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.1 गुणा 4 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.1 गुणा 1.21। ठीक है, अब ये मेरे को पता है इसका क्या होता है, 1.1 होता है, इसका क्या होता है, 2 होता है, और इसका क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, 3 होता है। तो जब भी ये पूछे, ठीक है, अब मेरे को √0.1 इसका मेरे को पता होना चाहिए, और इसका होता है 0.316। क्या होता है, 0.316। √9 का पूछा है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 16 3 48 और 3 3 9, यानी कि 0.948। ये इसका आपका आंसर है, बहुत आसान है। इसी तरह इसका पूछता तो आप क्या करते, 0.316 को किससे गुणा कर देते, 2 से गुणा करते, 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, तो 0.632 आ जाता है। इसको करते तो इसको क्या करते आप, 0.316 1.1 से गुणा कर देते, यानी 11 से गुणा कर दो और 4 पॉइंट लगा देना। ठीक है, 11 छः के 66, 6 11 कम 11 और 6 17, असल पर 11 3 33 और 1 34। ठीक है, तो 0.3476 ये इसका आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना आप, आपको आसान नहीं रहेगी। ये कोई कंपनी है, ठीक है, उसका अलग अलग भागों में Q3 2015 में खर्च दिखाया गया है कि सैलरी के ऊपर इतना करता है, लोन इंटरेस्ट के ऊपर इतना करता है, टैक्स के ऊपर इतना करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना करता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना करता है। ठीक है, यदि कंपनी XYZ ने कुल 100 लाख, ठीक है, यानी प्रतिशत के हिसाब से ले लिया है ना, 100 जो प्रतिशत में होता है लाख, करोड़ खर्च किया, तो कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च किया गया। ठीक है, तो कर्मचारियों की आय पे कितना था, 20% था। ठीक है, तो यानी कि 20% क्या हो जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सोल्व करना, ये बार जो है ये यहाँ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बार सोल्व होता है, हमें पता है। यदि बार नहीं होता तो ये कैसे सोल्व होता है, 120 पहले 6 होता है और गुणा 5 होता है, फिर ये ऐसे सोल्व होता है। और अब कैसे होगा, 120
पहले बार होगा, और बार का कितना है 6×5 = 30, ठीक है। तो ये 16 होगा, तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ 4 आ गया, 25 में से 4 गया तो कितना बच गया 21। 21 से इसको भाग दे दो, 21×5 = 105, 5 आ गया, और 5 47 में जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 52। तो 156/52, ठीक है। किस पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है, तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा जो है ना माइंड कैलकुलेशन है, कोई भी लिख के करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो घर पे कोशिश किया करो, चाहे घर पे आप माइंड में कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, लेकिन क्या होता है एक दिन में कोई भी चीज़ आपकी नहीं बढ़ती है, ठीक है। आप जितना है वो उससे ज़्यादा ही हो गए, है ना, कम तो हो गया नहीं कि, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो जितनी है आपकी स्पीड उससे बढ़ेगी। तो आज ये मत सोचो कि मेरी स्पीड तो बढ़ नहीं रही या कुछ नहीं हो रहा। माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने का बस एक ही फॉर्मूला होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसको या तो घटते क्रम में रख लो या बढ़ते क्रम में रख लो, ठीक है। और जो बीच वाला अंक है ना वो उसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे छोटा क्या है, यहाँ 10 है, ठीक है। 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 13, फिर 13, 13 दो बार है, फिर उसके बाद 15, 15 दो बार है, 15, 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, 15 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। फिर क्या बच गया 16, फिर 18, फिर 20 और फिर 27, ठीक है। तो टोटल कितने अंक हैं, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है ना। 11 अंक हैं, तो कैसे निकालते हैं हम, इसमें 1 जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, यानी कि छठा अंक जो है वो हमारा क्या होगा, इसकी माध्यिका होगी। तो ये 3, 4, 5 और छठा अंक 15 है, तो 15 इसकी क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। यानी कि जो जब भी इस तरह के आए कि उसके दोनों तरफ जो है वो बराबर संख्या होंगी, बीच वाली जो बच गई वो हो जाएगी, ठीक है। और यदि ये 10 संख्या होती, ठीक है, तो क्या होता, हम 10 संख्या होती, मान लो इसके अंदर आपका ये 4 संख्या लेते हैं हम, ठीक है। 1, 2, 3, 4 संख्या ली, ठीक है। तो 4 का आधा कितना हो गया 2, तो दूसरी और तीसरी संख्या एक अगली दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 से भाग कर दो, ठीक है। 5/2, तो इसकी माध्यिका क्या आ जाती, 2.5 आ जाती। ये इसका आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा अनुपाती ज्ञात करो। चौथा अनुपाती, अब पता है हमें क्या फार्मूला होता है कि पहला और दूसरे का अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। x की वैल्यू निकालनी है, यानी x इधर आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 12 इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो। 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये पता है हमें क्या होता है, वर्ग नीचे आता है, बाकी सब गुणा में आते हैं, ठीक है। तो 30 × 12 = 40 गुणा, यहाँ लोग मेरे को निकालने हैं, तो 40 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इधर से इधर आएगा, 0 से 0 कट गई, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 9 इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कि वेन आरेख है उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं, ठीक है। जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं ऐसे छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। ये कह रहा है हमें ऐसे छात्र लेने जो कम से कम 2 खेल खेलते हों, ठीक है। तो कम से कम 2 खेल का अर्थ क्या है कि वो 2 भी खेल सकते हैं और 3 भी खेल सकते हैं। तो हमें ऐसे सारे छात्र उठा लेने हैं जो 2 गेम या 3 गेम खेलते हैं। तो ये 2 गेम खेलता है, ये भी 2 गेम खेलता है, ये भी 2 गेम खेलता है, लेकिन ये 3 खेलता है। इन सब का जोड़ हो जाएगा, वही आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, तो 30 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है आज के दिन। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्र या पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो ये 50 साल आज है, तो 5 साल बाद जोड़ क्या होगा इनका,
5 माता की बढ़ जाएगी, 5 पुत्रे की, यानी कि टोटल 10 साल बढ़ेगी, यानी कि क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये 4 गुणा है, यानी पुत्री की मैं x मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगी 4x, और जोड़ कितना आ जाएगा इनका 60। ठीक है, 60 पता ही है क्यों आ जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद था, आज के दिन 50 है, तो दोनों हम 5-5 साल बढ़ा के इसमें जोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x बराबर क्या है 60, तो x का मान क्या आ गया 12, यानी पुत्री की आयु 5 साल बाद क्या आ गई 12 आ गई। पुत्री की आयु 5 साल बाद क्या आ गई 12। ठीक है, अब देखो इसमें 12 भी आंसर है और हम इसमें टिक कराते तो ये गलत हो जाता है, और क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 7 साल आएगा, क्योंकि ये 5 साल बाद की है, तो 5 आज के दिन क्या होगी 7 साल होगी इसकी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसलिए अब जो भी इसको टिक करके आते हैं वो अपना सवाल सही देखते कि हाँ भाई सही आंसर है, और अपना 1 नंबर जोड़ के रखते, फिर कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, गलत हो गया। का कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करें। देखो जब भी पूछे कोई हल नहीं है और के का मान, तो वो इसी तरह की संख्या आएगी, यदि इसमें एक आपको दिख रहा है तो यही आंसर होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देख लो। कोई हल नहीं है, एक इक्वेशन होती है b² - 4ac। ठीक है, इसका मैं पहले भी एक वीडियो थी उसमें भी कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें भी मैं बता देता हूँ। कोई भी हमारी द्विघात समीकरण होती है उसको हम ax² + bx और +c से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इक्वेशन याद करनी होती है b² - 4ac। इसके 3 तरीके से मान आ सकते हैं। हो सकता है ये नेगेटिव संख्या आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए इसका मान, या हो सकता है पॉजिटिव मान आ जाए। 3 मान आ सकते हैं इसके। ठीक है, b क्या है, यहाँ जो x है उसका गुणांक जो है वो b है। a क्या है, जो x² का जो गुणांक है वो a है, और c जो यहाँ जो बच गया वो पूरा क्या है c है। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा, वो कब नहीं होगा, जब b² - 4ac का जो मान है वो नेगेटिव आए, यानी कि वो क्या आए <0 आए। क्या आए <0 आए, तो उसका मान क्या होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, b² - 4ac। ठीक है, रूट b² - 4ac, क्योंकि ये रूट होता है इसीलिए ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अब कैसे सोल्व करोगे इसको, b² यानी कि 2k² - 4, a कितना है 6 और c कितना है k, इजकल टू क्या हो गया <0। ठीक है, अब यहाँ ये क्या हो गया, ये गुणा है। ठीक है, ये क्या हो गया 4k² - 24k <0। 4k कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ भी k है, 4k कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा k - 6 और ये <0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान रखो, अब हम सोल्व करते हैं इसको। 4k × k - 6 ये <0। अभी <0 यानी कि ये नेगेटिव है ना। तो संख्या नेगेटिव कब होती है, जब ये 2 अंकों का गुणा हो रहा है, इनमें से एक संख्या नेगेटिव होनी चाहिए। एक संख्या नेगेटिव होगी तो ही ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ही क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मतलब एक संख्या तो इसमें से k - 6 जो है, एक तो क्या होगी 0 से छोटी होगी, और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए k से 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कोई सी भी रख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन यदि इसको आपने बड़ी रख दी k - 6 और <0 रख दिया, ठीक है, तो k का मान यहाँ से क्या आ गया 0, यानी कि 6 से बड़ा। 6 से बड़ा कोई भी मान आप यहाँ रख के देखो। ठीक है, जब क्योंकि k का मान 6 से बड़ा आ गया तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा मानना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसको इसीलिए ऐसे मानेंगे k - 6 क्या है <0 होगा, और 4k जो है वो क्या होगा <0। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा कि k 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन k जो है वो ये 6 उधर जाएगा तो 6 से छोटा होगा। ठीक है, ऐसा मान यानी k का 1 से लेके 5 तक हम कोई भी मान रखेंगे तो वो नेगेटिव संख्या यहाँ आएगा। ठीक है, उससे ऊपर जो रख दिया या नीचे जो रख दिया तो वो पॉजिटिव आएगा, इसको वो हल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आप क्या आ जाएगा k
जीरो से बड़ा और 6 से छोटा, और इसको हम कैसे लिख देते हैं के क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा और के 6 से छोटा। ठीक है, यानी कि ये दो मुँह के की तरफ है इधर, तो ये इधर कर दूंगा और जीरो इधर आ जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका मान हम कैसे निकालते थे वो बताया था मैंने। ठीक है, उसके अंदर यहाँ 1 था। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ जो संख्या होती है पहले इसका क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले इसका क्यूब लिखते हैं, तो 5 का क्यूब 125। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसी संख्या को 3 से गुणा करके घटा देते हैं। किससे, 3 से गुणा करके, तो इसको 3 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 110, इसका आपका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, पहले जो मान दिया हुआ है जब भी क्यूब का पूछे तो उसको उसका क्यूब कर देंगे और 3 गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, 3 गुणा करके घटा देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला पता ही है आपको, नहीं पता हो तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। दी गई आकृति में पंचभुजों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कई बार एक त्रिभुज दे देता है ऐसे, ठीक है, और त्रिभुज में ये बना दी इसने लाइन, और इसमें क्या देता है, चतुर्भुज जो है 4 भुजाओं वाली संख्या ज्ञात करो। ये क्या दे दिया था, एक चतुर्भुज दे दी थी, उसके बीच में क्या किया इसने, ये लाइन खींच दी। ठीक है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए खींच दी, इनसे कोई चतुर्भुज नहीं बनती है, इनसे कोई पंचभुज, सॉरी, इनसे कोई पंचभुज नहीं बनती है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है वो यही है कि जिसमें पंचभुज आपकी बन रही है। और पंचभुज कैसे बन रही है उसका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये लाइन है 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे पंचभुज इसके अंदर बन गई। ठीक है, तो इसको निकालने का जो है तरीका मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे एक ये आपका है, यदि आप एक लाइन खींचते हो तो उससे 1 बनती है, 2 खींचते हो तो उससे 2 बनती है, 3 खींचते हो तो उससे 3 बनती है, और 4 खींचते हो तो उससे 6 बनती है। ठीक है, अब ये देखो कैसे निकली है, आपको पता होना चाहिए। 1 से 1 और 2 से 2 ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्या है, इन दोनों का जोड़ है, 3 आ गया। एक लाइन और खींची तो ये इनका जोड़ है, तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो अब इनको जोड़ दोगे, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, तो कितनी पंचभुजा आ गई इसमें, 12 पंचभुज है। ठीक है, तो इसमें कितनी पंचभुज हैं, 12 हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, निकाल के देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव देगा। ठीक है, तो शांत और अशांत का मैंने बता रखा है। जब भी भिन्न के नीचे 2 या 5 इनकी गुणा या इनकी पावर, इनकी घात में कुछ बच जाए केवल, तो वो शांत होती है, अदरवाइज शांत नहीं होती है। तो इनको तोड़ के लिख लो। ये क्या आ जाएगा, 1/8। अगला क्या आ जाएगा, 1/12। उससे अगला क्या आएगा, 1/24। और इसका क्या आ जाएगा, 1/6। इसमें भी नीचे 3 आएगा, 3 गुणा 4। इसमें भी 3 आएगा, 3 गुणा 8। इसमें भी 3 आ गया, 3 गुणा 2। इसलिए ये सारी अशांत होंगी। ठीक है, और इसमें क्या है, केवल 2 की पावर 3 है, तो ये क्या होगी, शांत होगी। तो आपका पहले वाला ऑप्शन इसमें टिक हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। देखो ये आपका एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरा सुझाव है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि घर पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसमें हो सकता है आपको 30 मिनट लग जाएं, 30 से ऊपर लग जाएं, लेकिन उससे आपका दिमाग का विकास होगा। ठीक है, तो करिए ज़रूर इसको, पहले आप कोशिश करिए। ठीक है, आप हो जाए तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि आपने एक ये सम कर दिया। ठीक है, अदरवाइज मैं इसका बता रहा हूँ कैसे करना है। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। कितने घंटे में भर सकती है, 2 घंटे में। हालांकि पहले घंटे के दौरान उसने अपनी क्षमता की कितनी, 1/12 से 12वां हिस्से से काम किया। कितने से काम किया, 12वीं क्षमता जो है
एक 12वीं, यानी पहले घंटे में उसने 1/12 से काम किया। ठीक है। दूसरे घंटे के दौरान उसने अपनी क्षमता की 1/9वीं, तो 1/9वीं, इसको लिखते जाना आप, क्योंकि जब हम ऊपर करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। तीसरी घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/6, ठीक है। चौथे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता के 1/4 और पाँचवें घंटे के दौरान इसने जिस क्षमता का कार्य करना चाहिए था उसकी तुलना में केवल 1/3 कुशल थी, यानी कि पाँचवें घंटे में 1/3। इस तरह से इनने काम किया। एक दूसरी पाइप भी थी, कार्य उसने भी ऐसे ही किया, लेकिन वह अपनी पूरी गति पर कार्य करती, तो इसने खाली टंकी को 4 घंटों में भर देना था। पहले वाली 2 घंटों में, इसने 4 घंटों में। यदि वह दोनों पाइप और वह पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है, एक पाइप और लगा दी जो खाली करती है, एक साथ चालू होती हैं, तो अभी खाली टंकी को 5 घंटों में भरा जा सकता है। खाली टंकी को कितने में? आधी खाली टंकी को, ये क्या कह रहा है, आधी खाली टंकी को 5 घंटों में भरा जा सकता है। यदि अकेली खाली करने वाली पाइप को चलाया जाता है तो इस भरी हुई टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है। अब इसको मैं सोल्व कराता हूँ आपको। अब सबसे पहले तो ये देखो कि इसने कैसे दिया हुआ है। पहले घंटे में 1/12, दूसरे घंटे में 1/9, तीसरे घंटे में 1/6 और चौथे घंटे में 1/4 और पाँचवें घंटे में 1/3। ठीक है। अब हमें पता है, मैं हमेशा क्या कराता हूँ कि आपको इनका लीटर मानते हैं हम, कि उसको लीटर भरना है, पानी लीटर पानी डालना है, कि 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर इस तरह से पानी डालना है। ठीक है। पहले वाली की क्या है, 2 घंटे में टंकी भर सकती है और दूसरे वाली 4 घंटे में भर सकती है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो आप, 12 का, 9 का, 6 का, 4 का और 3 का। आप इनका एलसीएम निकालोगे, क्या आएगा, 36 आएगा। क्या आएगा, 36। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मेरे को टंकी कितने लीटर की है ये ज्ञात करनी है। तो मैं देखो ऐसा करूँगा कि टंकी, क्योंकि ये 2 घंटा है और ये 4 घंटा है, ठीक है, तो इनको, क्योंकि 36 को तो मेरे को छेड़ना नहीं है, ठीक है ना, तो 36 को मैं 4 से गुणा कर दूंगा और 36 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 144 आ जाएगा। यानी मैं मान लेता हूँ 144 लीटर की टंकी है। कितने की टंकी है, 144 लीटर की टंकी है। ठीक है। अब पहले वाले नलके पे आ जाओ। पहले वाला नलका 144 लीटर जो है वो 2 घंटे में भर देता है। कितने में भरता है, 2 घंटे में। ठीक है। तो 1 घंटे में वो यदि पूरी क्षमता से चलेगा तो कितना पानी डालेगा, 72। कितना डालेगा, 72 लीटर डालेगा। क्या डालेगा, 72 लीटर। ठीक है। अब देखो, उसको डालना था 72 लीटर, यदि, लेकिन उसने अपनी क्षमता का कितना काम किया, 12, मतलब 12वां हिस्सा। ठीक है। तो इनका क्या आ जाएगा, यानी कि इनको 72 से गुणा कर दो तो इनके क्या आ जाएंगे, आपके जितना जितना इसने लीटर पानी डाला है वो आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 72 और यहाँ क्या था, 1/12, 1/9, 1/6, 1/4 और 1/3। ठीक है। अब इसको करेंगे तो 12 6 की 72, 9 8 72, 12 6 की 72, 18 चौक की 72 और 24 तिया 72। यानी पहले घंटे में इसने 6 लीटर पानी डाला है, इसने 8 लीटर डाला, फिर 12 लीटर डाला, फिर 18 लीटर डाला और फिर 24 लीटर डाला। कितना डाला, 24 लीटर डाला। ठीक है। अब देखो टोटल कितना, अब दूसरी वाला जो है उसने कितना डाला, क्योंकि उसमें कितना था, वो 4 घंटे में भरती थी। कितने में भरती थी, 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 36 लीटर। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 72 की जगह क्या कर देंगे, 36। ठीक है। यानी ये आधा हो गया तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अब ऐसे भी कर सकते हो, 12 तिया 36, 3 लीटर है ना, 4 लीटर, यहाँ 6 लीटर, यहाँ 9 लीटर आ जाएगा और यहाँ 12 लीटर आ जाएगा। अब टोटल कितना निकाला वो इसमें जोड़ दो, पहले इनको जोड़ लो, ऊपर वाला दुगुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा,
6 और 4 10, 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 12 34 लीटर। ठीक है, कितना हो गया? 34 लीटर। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 12 34 लीटर। और इसने कितना डाल दिया? 68 लीटर। कितना डाल दिया? 68 लीटर। कितना डाल दिया? 68 लीटर। ठीक है, अब देखो, इसने 68 लीटर डाला है, इसने 34 लीटर डाला है। ठीक है, पहले वाले लड़के ने कितना डाला? 68 लीटर। और दूसरे वाले ने कितना डाला? 34 लीटर। ठीक है, अब टंकी जो थी मेरी वो कितने की थी? तो टोटल उनने, ठीक है, ये एक ने 68 लीटर पानी डाला, दूसरे ने 34 लीटर डाला। ठीक है, यानी कि 102 लीटर, इनको जोड़ दिया मैंने, 102 लीटर पानी इनने डाल दिया। ठीक है, आधी टंकी में हुआ ना। अब पूरी टंकी थी मेरी 144 लीटर की थी, तो आधी टंकी कितने की हो जाएगी? 72 लीटर की। यानी इनने पानी तो डाला 172 लीटर, लेकिन टंकी में 72, 102 डाला लेकिन टंकी में 72 लीटर ही डाला। यानी कि जो खाली करने वाला पाइप था उसने क्या कर दिया? 30 लीटर पानी क्या कर दिया? खाली कर दिया। क्या कर दिया? खाली कर दिया। अब 30 लीटर पानी कितने समय में खाली किया? इसने 5 घंटे में खाली किया। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 6 लीटर खाली करेगा। कितना करेगा? 6 लीटर। ठीक है, अब मेरी टंकी कितने की है? 144 लीटर की है। 1 घंटे में 6 लीटर खाली करता है, तो टोटल कितने समय लेगा? इसको काट दो, 24 छक्का 144, तो 24 घंटे जो है इसको टाइम लेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये आपके बेसिक, आपके कितने क्लियर हैं, आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में आपका समय। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने जो सम थे पूरे हुए। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरी जो वीडियो है उसका आपको जैसे मैं नहीं डालूँगा आपके पास तुरंत लिंक आ जाएगा, टाइमली आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, अपने ये लास्ट चांस मान के ऐसे तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। धन्यवाद।